अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर बायो एनर्जेटिक कंटिन्यू है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हमारे जो फर्दर दो रिमेनिंग टॉपिक है उनको हम कंप्लीट करेंगे। सो हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो एनर्जेटिक का, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से ही हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट बेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बॉटनी में हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो इसी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं इसको फर्दर। लिखा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट, एल्गा एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एल्गा, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और स्टोर करते हैं किसको, ग्लूकोज को। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन स्टेजेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को स्टोर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दो मेन स्टेजेस में किया जाता है। सबसे पहला जो मेन स्टेज है दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट का क्या मतलब है, यानी ये ऐसा रिएक्शन होगा जो पूरा डिपेंड करेगा लाइट के ऊपर। ठीक है, यानी सनलाइट के ऊपर, सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड करेगा। सही। सो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये लोकेटेड कहाँ पर होता है, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्लांट के, एल्गा के या कुछ बैक्टीरिया के किस हिस्से में, बॉडी के किस हिस्से में, किस ऑर्गेनल में होता है और ऑर्गेनल के किस हिस्से में लोकेटेड होता है, कहाँ पर बेसिकली ये रिएक्शन हो रहा होता है। सो हमारे पास इसकी लोकेशन क्या है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। सो इस क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। सही। आगे लिखा है स्टूडेंट, अगर हम प्रोसेस की बात करें कि प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। सो लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब वेरी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा कि आपके पास जो लाइट एनर्जी यानी सनलाइट एनर्जी है, इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय क्लोरोफिल, यानी जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट है, क्लोरोफिल, वो एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, एंड अदर पिगमेंट, और बाकी जो पिगमेंट है वो एक्साइटिंग होंगे, साथ ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल के अंदर और बाकी जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, ये सारे पिगमेंट लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है हमारे पास, लाइट डिपेंडेंट का पहला हिस्सा है रिएक्शन शुरू होने में, कि सबसे पहले हमें जरूरत किसकी होगी, लाइट की, यानी सनलाइट की। सनलाइट, सन मौजूद होगा तो उस सोलर एनर्जी से हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई बाय क्लोरोफिल, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए। अब ये दीज हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये ट्रैवल करेगी थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो उसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, उससे गुजरेंगे, प्रोड्यूसिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच, और वो क्या बनाएंगे, एटीपी को और एनएडीपीएच को बनाएंगे। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। सो हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बनेगा, जो कि फर्दर कैल्विन साइकिल में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। सो बाय प्रोडक्ट यहाँ पर हमें एटीपी और एनएडीपीएच मिलेगा। सही, जब हमारे पास सनलाइट एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे और फिर एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होगा। सही ना, यहाँ पर साथ ही क्या होगा, इस रिएक्शन में हमारे पास वाटर जो है ना वो स्प्लिट भी होगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा भी, जिसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। सो आपसे फोटोलाइसिस लॉजिकल रीजनिंग में पूछा जा सकता है। फोटोलाइसिस कहाँ पर होगा, फोटोलाइसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर होगा। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस का प्रोसेस होगा,
यानी वाटर स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमारे पास वाटर टूट रहा है। द ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट। सो जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर। सही। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है? दिस स्टेज कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सबसे पहला फायदा ये कि जो सोलर एनर्जी है उस एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई जा रही है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की सूरत में और एनएडीपीएच की सूरत में, which are used in कैल्विन साइकिल, जो कि फर्दर हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस का पहला फेज, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब अगर हम बात करें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सोलर एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत ना हो, क्योंकि सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया गया है ना, उससे एटीपी और एनएडीपीएच को बनाया है। अब उस एटीपी और एनएडीपीएच को लेकर ही हम फर्दर जो है ना वो प्रोसीजर देखेंगे, किसमें? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी ये डिपेंड नहीं करता है किसी सूरज की रोशनी पे। सही। इसे हम बेसिकली डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि एक सिली वर्ड है। लाइक इन टर्म ऑफ बायोलॉजी जो मोस्ट आपके लिए कॉमन जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन के लिए, दैट इज कैल्विन साइकिल। सही। सो आपने भी यूज करना है कैल्विन साइकिल का वर्ड या फिर लाइट इंडिपेंडेंट का। ठीक है, सो हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो गया। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इसको सिर्फ हम इसलिए कहते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, हमारा माइंडसेट क्लियर रहे, हमें इजीली समझ आ जाए। लाइट रिएक्शन जिसमें सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। डार्क रिएक्शन यानी कि जब सूरज की रोशनी ना हो। अच्छा, डार्क रिएक्शन से ना अक्सर जो 9th के स्टूडेंट हैं जब स्टार्ट में वो डिस्कस करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट, सो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि डार्क रिएक्शन का क्या मतलब, प्लांट रात में परफॉर्मेंस करेगा, केमिकल रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस का अमल रात में होगा, सो उसे हम डार्क कहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डे टाइम पे ही होगा, बट इसके नीड नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहा लाइट की रोशनी पे, सनलाइट की रोशनी पे, और जो है ना वो सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सही है, प्रोसेस उसी टाइम होगा, कंटिन्यू होगा। जब लाइट रिएक्शन होगा यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा, उसके फिर फॉर बाद आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा, कैल्विन साइकिल होगा। इसको कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है। सही। साइकिल क्योंकि ये एक साइकिल मैनर में हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक मैनर में, जहाँ से शुरू होगा वहीं पे एंड होगा, इसलिए हम इसको साइकिल कहते हैं, कैल्विन साइकिल। सही। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस रिएक्शन में फर्दर क्या क्या होगा। सबसे पहले ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये रिएक्शन किस हिस्से में होगा क्लोरोप्लास्ट के? सो ये होगा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो थालाकोइड मेम्ब्रेन था स्टूडेंट, वहां पर हो रहा था आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट होगा स्ट्रोमा में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो हमारे पास स्ट्रोमा है उसमें ये रिएक्शन होगा। प्रोसेस किस तरीके का है? द कैल्विन साइकिल यानी जो हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो इस्तेमाल करेगा एटीपी को और एनएडीपीएच को, जो कि प्रोड्यूस हुआ था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। ठीक है, टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। अब यहाँ पर हमारा मेन फूड बनेगा ग्लूकोज, हमारे पास एज अ फूड है। ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया जा रहा है। सही। अब यहाँ पर कुछ फर्दर स्टेप्स है जो कि कंप्लीट होके हमें फूड मिलेगा। अब हम स्टेप्स की तरफ आते हैं, तो पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन का। स्टेप लाजमन सही से समझिएगा, स्टेप्स आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम स्टेप की बात करें, वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन मतलब यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे फिक्स्ड किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अटैच्ड टू अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है रूबी। रूबी पी जो है ये मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिंग अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये क्रिएट करेगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल को, दैट स्प्लिट जो कि टूटेगा इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है और साथ ही साथ 3 कार्बन का मॉलिक्यूल भी बना रहा है। ठीक है, 3 कार्बन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सही। इस प्रोसेस को यानी इस स्टेप को हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन का। इसके अलावा हमारे पास है रिडक्शन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, एटीपी और एनएडीपीएच
यूज होंगे ताकि वो कन्वर्ट कर सके दिस मॉलिक्यूल को इनटू G3P, ठीक है। तो G3P में ये कन्वर्ट करेंगे किसको, ATP को और NADPH को ना, उसके साथ ही 3 कार्बन शुगर में। थर्ड स्टेप हमारे पास होगा रीजनरेशन का। रीजनरेशन में सम G3P जो है मॉलिक्यूल ये इस्तेमाल होंगे ताकि वो रीजनरेट करे OBP को, अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू। यहाँ से साइकिल आपका कंटिन्यू होगा, दोबारा ये मॉलिक्यूल बनेगा, इस मॉलिक्यूल के बनने के बाद ये प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू होगा और ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा, दोबारा कार्बन फिक्सेशन से। इस वजह कर हम इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं। इस प्रोसेस की यानी आपके कैल्विन साइकिल और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। द कैल्विन साइकिल प्रोड्यूस ग्लूकोज, यहाँ पर आपको मेन प्रोडक्ट यानी मेन फूड मिलेगा, दैट इज ग्लूकोज, which serves as energy sources for the plant and other organism. So basically ये पूरा प्रोसीजर फोटोसिंथेसिस का क्यों हो रहा था, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। सो प्लांट, सम बैक्टीरिया एंड एल्गा ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस को ताकि ये अपने लिए फूड बना सके। सो ये तमाम ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपना फूड खुद तैयार करें। सो फूड तैयार किस तरीके से किया जाएगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लाइट की एनर्जी से यानी सन, सोलर एनर्जी जो है सन से होगी स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्ट होगी इनटू केमिकल एनर्जी में। सो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अमल में लाने के लिए दो मेन स्टेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले लाइट की जरूरत होगी, सनलाइट की। देन फर्दर जैसी सनलाइट मिलेगा केमिकल उसमें कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और ऐसे नतीजे में हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, पहला ATP, दूसरा NADPH। ATP और NADPH हमारा फूड नहीं है, ये इस्तेमाल होगा हमारे पास किसमें, फर्दर स्टेज में, फोटोसिंथेसिस के स्टेज में, जो कि है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें सनलाइट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है। साइकिल क्योंकि ये पूरे साइकिल मैनर में होगा। इस प्रोसीजर में, इस स्टेज में 3 स्टेप है। सबसे पहला कार्बन फिक्सेशन, दूसरा रिडक्शन और रीजनरेशन, यानी जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ था रीजनरेट यानी एंड में वही मॉलिक्यूल बनाया जाएगा ताकि साइकिल दोबारा स्टार्ट की जाए, सही, इसलिए इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। सो इस प्रोसीजर में, इस स्टेज में जो ATP और NADPH लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बनाया गया था स्टूडेंट, वही इस्तेमाल होगा, ठीक है, दोबारा। और उसको इस्तेमाल करके 3 स्टेप को फॉलो करके ग्लूकोज को बनाया जाएगा जो कि आपका फूड है, यानी प्लांट का, बैक्टीरिया का और एल्गा का फूड है, ठीक है। सो फूड क्या है, यानी ग्लूकोज क्या है, जो कि सर्व करेगा एज अ एनर्जी सोर्स, सही है, तमाम उन ऑर्गेनिज्म को जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की है। सो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, सही। सो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस समझ आ गया हो। अब हमारे पास बायोएनर्जेटिक का एक लास्ट टॉपिक है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, हम उसको समझते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास लास्ट टॉपिक है बायोएनर्जेटिक का और लास्ट प्रोसीजर है ATP को सिंथेसाइज करने का, बनाने का, दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, यानी सिंथेसाइज ऑफ ATP को बनाना एंड केमियोस्मोसिस, ठीक है। सो अगर हम बात करें इन दिस द फाइनल स्टेज ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन, ये हमारे पास एक फाइनल स्टेज है सेल्युलर रेस्पिरेशन का। सो सेल्युलर रेस्पिरेशन को हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में, यानी कि पार्ट 1 में। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन जो कि जहाँ से हम कलेक्ट करेंगे ATPs को। सो अराउंड सेल्युलर रेस्पिरेशन में हमें 34 जो है वो ATP मॉलिक्यूल मिल रहे थे, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ATP, जो कि बाकी सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। सो इनको सिंथेसिस करने का जो हमारे पास फोस्फोराइलेशन प्रोसेस है, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ATP को बनाया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से ATP को बनाया जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए। अच्छा, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ ATP प्रोड्यूस, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ATP बनाई जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC जो हमारे पास है, NADH एंड FADH2। अब ये दो हमारे पास जो एनर्जी मॉलिक्यूल है ये जनरेट होंगे प्रीवियस स्टेज में। सो इससे पहले जितने स्टेज थे उसमें हमने डिस्कस किया NADH FADH2 को, ठीक है, जिसमें जनरेट हो रहे थे हमारे पास ये दो एनर्जी मॉलिक्यूल।
नाउ ये डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को पास थ्रू दी चेन। अब इस चेन में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पास होगा, दे रिलीज एनर्जी, जो कि क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिएटिंग अ प्रोटॉन फोटोन ग्रेडियंट। हमने आप स्टार्ट में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि हमारे पास बेसिकली किस तरीके से एनर्जी बनेगी। इलेक्ट्रॉन जो है जब उसको डोनेट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पास होगा उस चेन में से, तो वो क्या करेगा, एक तो एनर्जी को रिलीज करेगा, साथ ही वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा प्रोटॉन्स के साथ, सही है, पंप करेगा। और ऐसे नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी वहां पे फोटोन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। केमियोस्मोसिस में क्या होगा, बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिएट्स हो रहे हैं एक हाई कंसंट्रेशन में, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में आपको प्रोटॉन्स देखने को मिलेंगे। केमियोस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन में हम किसको देखेंगे, प्रोटॉन्स को देखेंगे, जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा। सही। नाउ स्टूडेंट, इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमारे पास लो कंसंट्रेशन होगी किसकी, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सही, यानी कि इसको हम इजी तरीके से समझें अगर, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट किया गया था और वो रिलीज कर रहे थे एनर्जी को। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर पंप हो रहा था कुछ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, सो क्रिएट होगा जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो हमें क्या नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है उन्होंने क्रिएट किया हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन को, जो कि लो माइटोकॉन्ड्रियल कंसंट्रेशन था मैट्रिक्स में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो इंटरमीडिएट स्पेस थी वो कैसी थी, लो कंसंट्रेशन। अब ये जो ग्रेडियंट है हमारे पास स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टोर पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी उसको रिप्रेजेंट करेगा ना। इस पूरे प्रोसेस में एटीपी किस तरह सिंथेसिस होगी, एटीपी कैसे बनेगी, तो बेसिकली एटीपी सिंथेसिस होगी, प्रोटॉन्स जब फ्लो करेगा बैक इनटू द मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स में दोबारा प्रोटॉन जाएगा तो वहां पर एटीपी बनेगा, क्योंकि वहां पर कुछ एटीपीज एंजाइम्स भी होंगे। ठीक है, एटीपीज हमारे पास एंजाइम्स भी होंगे, वो क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। सही। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो हमारे पास इस्तेमाल होगा इस फ्लो में। ठीक है, जो कि ड्राइव करेगा, बनाएगा एटीपी को फ्रॉम एडीपी से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनेगा। ठीक है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई जब वो लग जाएगा तो एटीपी इस तरीके से जनरेट होगा। सो इस प्रोसेस की जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन और केमियोस्मोसिस है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फायदा क्या है, ये प्रोसेस बेसिकली एक हाईली एफिशिएंट है और प्रोड्यूस करता है अबाउट 32 टू 34 एटीपी को। ठीक है, तो 34 तक हमें एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, यानी एक ईच ग्लूकोज को इस्तेमाल करके अराउंड 32 से 34 एटीपी के मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा, ऑक्सीजन चूंकि बहुत एसेंशियल है यहाँ पर, क्योंकि वो फाइनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। साथ ही स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मिंग होगी वाटर की एंड इंश्योरिंग द चेन कंटिन्यूज। सो वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा जो कि कंटिन्यू करेगा किसको, आपके इस पूरे चेन के प्रोसेस को। सही। तो ये हमारे पास था ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एंड केमियोस्मोसिस, जहाँ पे अराउंड 34 एटीपी मॉलिक्यूल को बनाया जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास कंप्लीट चैप्टर था बायो एनर्जेटिक का। ठीक है, ये वो चारों टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस, केमियोस्मोसिस, ठीक है, साथ ही ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ठीक है, सेल्युलर रेस्पिरेशन, और हमने स्टार्ट में कुछ टॉपिक जो डिस्कस किए हैं, ये सारे टॉपिक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बायो एनर्जेटिक के लिए, इस चैप्टर के लिए। और रीजनिंग सवालात, लॉजिकल रीजनिंग इस चैप्टर से, इन टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी जो एमसीक्यूज है उसकी तैयारी आपने अपने टेक्स्ट बुक से और एमडी कैट की जो बुक हमने आपको प्रोवाइड की है एमिंग सेंटर की तरफ से, उससे तैयारी करें। कोई भी मजीद सवाल हो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक न्यू टॉपिक को, न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।